बेबाक लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोचरवे आज आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं बिहार राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों में एक और लगातार सक्रिय राजनीति में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए कर रहे हैं और आज राष्ट्रीय जनता दल के एक सबसे मजबूत स्तंभ और लालू प्रसाद यादव के खास लोगों में एक हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनका कैरियर 1977 में जेपी आंदोलन से जुड़ने के बाद शुरू हुआ था सक्रिय राजनीति। उन्होंने पहला चुनाव 77 में बड़ेरा से जीता था और उसके बाद लगातार सक्रिय राजनीति में रहे। बिहार में वित्त मंत्री रहे, विभिन्न विभागों में मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे और आज राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। आज भागलपुर आए हैं और भागलपुर में मेरी मुलाकात इनसे हुई। मेरी मुलाकात हमेशा होती रही। हमारा इनसे काफी लंबा साथ रहा। तो मैं इनसे चंद सवाल करूंगा, संक्षिप्त में बात करके ये करूंगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आज जो स्थिति है देश में राजनीति की और बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है, तो आप किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य? कोचरवे जी, बहुत दिनों तक आपका लगातार मतलब एक तरह से रिश्ता रहा पत्रकारिता से। मुझे भागलपुर में आके फिर से आपको उस भूमिका में देख रहे हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई। और जहाँ तक देश और राज्य की स्थिति का सवाल है तो मुझे एक सबसे बड़ी कमी इन दिनों लग रही है कि राजनीति में जो लोक लाज अहम चीज होती है वो अब जो है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी और बिहार में भी जो है राजनीति से जो है लोग जो है गौण होता जा रहा है। और खास तौर पे जो पॉलिटिशियंस होते थे और जो राजनीति करने वाले लोग होते थे, उनको एक ये डर रहता था कि साहब हमारे इस एक्शन का जनता किस रूप में लेगी। तो मुझको लगता है कि जो लोक लाज जो खत्म हो रहा है, इससे जो है एक तरह से डेमोक्रेसी का भी नुकसान हो रहा है और जो आम आदमी की जो हैसियत लोक लाज के कारण जो है बनी हुई थी, तो वो भी गौण होता जा रहा है। लोग एक तरह से बेपरवाह होते जा रहे हैं कि साहब हम जिस पीपुल्स की राजनीति करते हैं, लोग की राजनीति हम करते हैं, तो उनको अब बहुत डर भय नहीं रह गया कि साहब हमारे बारे में गरीब क्या धारणा बनाएगा, मजदूर क्या धारणा बनाएगा, आम आदमी क्या धारणा बनाएगा। तो मुझको लगता है कि ये राजनीति के लिए और आने वाले दिनों के लिए ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है कि साहब राजनीति करने वाला आदमी जो कहता है कि हम पीपुल्स की राजनीति कर रहे हैं, वो लोक लाज को धीरे धीरे त्यागता है। अभी आपने बहुत सही बात की। अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि जो राजनीति में जहर उगले जाते हैं,
जिस तरह के राजनीति पे आपसी व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप पहले भी हुआ करते थे। ऐसी बात नहीं थी कि पहले नहीं हुआ करते थे। पहले का स्तर और अब के स्तर में मैं भी मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्षरण हुआ है इस चीज का। अभी जिस तरह की भाषा हो रही है, जैसे आपके राज्य में एनडीए की सरकार है, आपके मजबूत विपक्ष हैं, आपके ये, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो राष्ट्रीय जनता दल का जो फ्लो है, आप उसको किस नजर से देखते हैं, भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, राजनीति में जब भी लोग करते हैं और राजनीति में जो राजनीति करने वाले हैं या जो लोग नीति का निर्धारण करने वाले हैं और उस नीति को अंगीकार करते हैं, तो उनको ये तो जरूर देखना पड़ेगा कि साहब बड़ा भले हमको गलत कहे तो कहे, मगर जो छोटा आदमी है वो मुझको सही कहे। तो जो अब यही कारण है कि जब लोग लोक लाज त्याग रहे हैं, तो उन्होंने वादा क्या किया उसकी वादा खिलाफी भी करते हैं। जो संविधान के मूल मंत्र हैं उसको भी लोग त्याग रहे हैं, जबकि एक तरह से वो हमारा गाइडलाइन है, उससे हम दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं। मगर लोग सत्ता के लिए मतलब संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिर एक जो हमारा मुल्क है, अपना मुल्क, बहुत सारे मुल्क जो है गुलामी के बाद जो है आजाद हुए। हमारा मुल्क भी जो है आजाद हुआ 1947 में, और आजादी की लड़ाई में जो आदर्श था राजनीति का या जो सपना था, या फिर आजादी के बाद जो लोगों ने संविधान बनाया, मतलब खुले आम वो संविधान की धज्जियां भी उड़ रही हैं। और दूसरा जो अपने आदर्श पुरुष जो मान्य है, जिनको एक तरह से राजनीति वाले लोग मतलब उनके अनुरूप आचरण करें या ना करें, मगर कम से कम इतना लोक लाज जरूर था कि साहब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम दाएं बाएं कुछ नहीं कर सकते। मगर अब तो ऐसा हो गया कि जो बहुत सारे लोग राजनीति करने वाले हैं वो तो अब मतलब गांधी जी को सेकेंडरी में मान रहे हैं और उनके हत्यारे को जो है वो प्राइमरी में मान रहे हैं। वो भी महिमा मंडित हो रहे हैं। और फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब गांधी जी गलत थे, ये सही। और जो एक सोशल मीडिया या जो इस तरह का जो है, तो एक तरह से खुल्लम खुल्ला अब जो देश से एक अपने राष्ट्रपिता का मजाक उड़ा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि उस तरह का दल किस तरह की राजनीति कर रहा है। अच्छा, जैसे अभी बिहार विधानसभा में जो घटना हुई, हम लोगों ने बिहार विधानसभा का बहुत कवरेज किया, आप लोगों ने देखा भी, बहुत हंगामा होता था। ऐसा नहीं था कि उस समय हंगामा नहीं होता था, तो उसके एक तरीके होते थे, उसको विधायक को बाहर करने की एक प्रक्रिया होती थी। जिस तरह से विधानसभा में हुआ, ये अब इसके बारे में आप लोग का क्या रिएक्शन है? अब क्या होना चाहिए? हमने तो देखा बड़े बड़े को उठा के मार्शल बाहर करते थे, हंगामा होता था, मगर ये जो हुआ, ये इसके बारे में देखिए, हमने बहुत एक तरह से दुखी होकर और दिल से उस घटना पे अपनी टिप्पणी की थी, यह कहके कि साहब मैं पहले तो दुखी था कि साहब इस बार मैं सदन का सदस्य नहीं, मगर जो घटना घटी है और जिसको लोग मतलब अपने एक्ट
को जिस फुअर ढंग से और जिस निर्लजता से उसको सही करार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कि साहब ईश्वर जो करता है वो ठीक करता है। तो इस बार अच्छा हुआ कि मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूं कि मुझको आगे कोई ये नहीं कहे कि साहब आप भी तो उसके एक पार्ट था। अब रहा बात की 77 से देखते आए हैं और सत्ता में भी देखा है और विपक्ष में भी देखा है, और विधानसभा को चलाने का मान लीजिए कि कोई नया सदस्य है, किसी तरह की गलती अनजाने में कर रहा है, तो विशेष जिम्मेदारी जो है वो सत्ताधारी दल का है, हाउस चलाने का, मेंटेन करने का, स्पीकर का, सबका एक ये है। मगर अब हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये बिल अगर आज पास नहीं होता तो समझिए एक तरह से बहुत बड़ा बवाल आज उठ जाता इस राज्य में, या ऐसा भी तो नहीं है कि साहब इस तरह के बिल के पास हो जाने से जो चीजें अब तक हो रही है वो बंद हो जाएगी। हमने अपने मतलब नेता विरोधी दल में भी आदर्श अपना माना है जननायक कर्पूरी ठाकुर को, सरकार में भी उनके नजदीक रहने का मौका मिला है। तो एक उदाहरण दिया था इसी तरह का बिल 1978 में आया था, वो उस विधेयक का एग्जैक्ट नाम था ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के स्थान का संरक्षण विधेयक, इसी तरह का कुछ था ना। चतुरानंद मिश्रा भी थे उस हाउस में, राम लखन यादव भी थे उस हाउस में, जगन्नाथ मिश्रा भी थे हाउस में, आपके सीपीआई के यहाँ अंबिका प्रसाद भी थे उस हाउस में। संभवतः अंबिका प्रसाद जी के बारे में कंफर्म नहीं, मगर अच्छे लोग थे। जब ऑपोजिशन के तरफ से ये सवाल उठी तो एज ए चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस बिल को हम जो है भेज देते हैं सेलेक्ट कमिटी में, उसमें सारे पार्टी के लोग हैं और वो लोग राय विचार करके अपनी जो अनुशंसा देंगे तो फिर इस बिल को पेश किया जाएगा और इसको पास किया जाएगा। अब आप मान लीजिए कि आप कम से कम ये कर लिए रहते कि ठीक है आपने सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा, तो कम से कम जो मुद्दे हैं विवादास्पद कि साहब बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंट के आपके यहाँ छापेमारी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो जो आज आप कह रहे हैं कि साहब ये तो वही पुराना बिल है, तो भाई आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पुराने बिल में अगर आप किसी तरह का नया प्रावधान ला रहे हैं तो वो विधेयक उस विधेयक का संशोधन विधेयक हो, मगर आप ला रहे हैं नया और उसका एकदम एक तरह से आत्मा को ही बदल दिया आपने कि साहब मैं बिना वारंट के बिना कुछ किए आपके घर पे छापा मार सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अब इसमें अगर किसी तरह की भ्रांतियां थी अगर ऑपोजिशन को, तो ऑपोजिशन को संतुष्ट करने का दायित्व किसका था? सरकार का था। ठीक है, आप अगर नई मीटिंग बुलाते तो स्पीकर ही साहब को कहते कि साहब स्पीकर साहब ही ऑल पार्टीज मीटिंग इस पे कर लें। उसमें अगर सहमति बन जाती तो ठीक है, नहीं सहमति बनती तो फिर आप सिलेक्ट कमेटी में भेजते।
और एक महीना टल जाने से तो कोई बहुत बड़ा भूचाल तो आ नहीं रहा। तो अब मान लीजिए कि बहुत सारे नए सदस्य ऑपोजिशन के भी और रूलिंग पार्टी के भी नए हैं, मगर आप तो पुराने सदस्य हैं, आप सरकार चला रहे हैं इतने दिनों से, आप सारी चीजों को जानते हैं। तो अब मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए अगर किसी तरह का विवाद पैदा हुआ हाउस में, तो क्या है, सरकार भी सजेस्ट करती है स्पीकर को, स्पीकर जो है हाउस को एडजॉर्न करते हैं, सभी पार्टी के नेताओं की बैठक करते हैं, उसके बाद जो है कोई सहमति बनती तो ठीक है, नहीं सहमति बनती तो फिर ये। तो मुझको लगता है कि मतलब कोई आदमी अपना वाहवाही लूट रहा है, अब सोच रहा है ये कि हमने सबक सिखा दिया है। आप किसी एक व्यक्ति को सबक नहीं सिखा रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो आपने मतलब एक तरह से आधारशिला रखी है जिस चीज की, हम तो कभी ऐसी सोच भी नहीं सकते हैं कि आने वाले समय में भी ये दोहराया जाए। मगर जो चीजें आपने की है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। और आप जो है लोकतंत्र की भी गरिमा घटा रहे हैं, उसके चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनकी भी गरिमा घटा रहे हैं। और आदमी आप सिविल ड्रेस में लोगों को बुलवा के लात जूता से पिटवा रहे हैं एमएलए को। ये पहली घटना है, ये मैंने भी नहीं सुना था, ये तो बहुत ही पहली घटना है। मगर पहली घटना से अगर हम आप शर्मिंदा हैं तब तो थोड़ी देर के लिए मैं समझ में आता है, मगर कुछ लोग तो शर्मिंदा भी नहीं है इसके लिए कि साहब ये जो, अरे भाई हमारा राजनीतिक विरोध आपसे होगा, मगर विधायक, लोकतंत्र ये सबका है। उसको जो मरमाहत आपने किया इसके लिए आप माफी भी मांगिएगा 100 साल तक तो माफी नहीं मिलेगी, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। भाई महिला सदस्य को आप ये कर रहे हैं, आप विधायक को जो है मतलब मकई के तरह जो है डंगवा रहे हैं, उठा के फेंकवा रहे हैं। समझे? मुझको लगता है कि देखिए बुद्धिमान आदमी वही होता है जो अपनी गलती को मानता है और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है ये कि साहब विपक्ष ने इस तरह की परिस्थिति पैदा कर, विपक्ष ने परिस्थिति पैदा कर दी तो आप विपक्ष से 4 कदम आगे जाके आप अगर अपना एक्ट करते हैं तो आप ज्यादा दोषी हैं या विपक्ष ज्यादा दोषी है? ये एक, मगर माफ कीजिएगा इसको कहने में कि जो लोग कहते हैं कुछ गोदी मीडिया का नाम जो लोग, देखिए डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए और एक पटरी पर चलाने के लिए जहां हमारा दायित्व है वैसी चौथा स्तंभ है। मगर अब चौथा स्तंभ कोई अगर पार्टी बन जाए और हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगे तो आप बताइए पब्लिक फील्ड में हम कहाँ जाए? चलिए कलकत्ता बहुत गए, कलकत्ता जो चुनाव है बहुत रोचक है और अप डाउन कलकत्ता में चल रहा है। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही है। आप लोगों ने बार बार, क्या लगता है कलकत्ता चुनाव के बंगाल चुनाव में? मतलब जो भी शक्ति हो सकती है
मतलब सत्ता के और पूरे देश को हड़पने के नशा में इतना मदान है बीजेपी और खास करके मोदी जी और अमित शाह जी कि जिनको लगता है कि सारा सिस्टम जो है ध्वस्त हो जाए, तो राजनीति को ये दिन ब दिन महंगा करते जा रहे हैं। नंबर एक तो राजनीति को महंगा कर रहे हैं और दूसरा उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी भी आदर्श तो छोड़ दीजिए, मतलब रूटीन राजनीति करने के लिए भी सही नहीं है, वो कर। मगर मुझको इतना होने के बावजूद हम मानते हैं बिहार का भी योगदान बढ़ा रहा है आजादी की लड़ाई में। मगर दो स्टेट के बारे में अगर स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखा जाता है तो दो स्टेट का नाम विशेष तौर पे आता है, एक है पंजाब और दूसरा बंगाल। तो आप समझ रहे हैं कि पंजाब को और बंगाल को हम रौंद देंगे, तो ये मुझको लगता है कि आप ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं या इतिहास से आप सबक नहीं सीख रहे हैं। मुझको लगता है कि इतने के बावजूद पंजाब में देखिए किसानों का आंदोलन ठीक है, आप सहमत हो असहमत हो समझेंगे नहीं, मगर जिस तरह का आपने रोल अदा किया, अब एक आंदोलन को आप एक तरह, इससे बड़ी गाली राजनीति करने वाले लोगों के लिए क्या होगा कि कहते कि कोई हमको कह दे कि भैया तुम तो पाकिस्तानी है, तू तो खालिस्तानी है, इस मूवमेंट को जो है वो फिनांस कर रहा है वगैरह वगैरह। तो या आप सरकार में हो, अगर ये चीजें हैं तो उसको उद्घाटित करो, उजागर करो और फिर कानून में जिस तरह की सजा देना दो। मगर मतलब एक तरह से इनका एक आम चर्चा, हाँ ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये नक्सल है, ये फलाना है, ये इसके अलावा नहीं। मगर जो इतना तो कम से कम बोल लिए कि किसानों की मांगे जायज है या ना जायज, ठीक है, और अगर जायज है तो उनकी बात को मानिए, नाजायज है तो भी डेमोक्रेसी में एक सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत आपको कार्रवाई करनी। अब आज बंगाल में ठीक है ममता बनर्जी आपके साथ थी तो बड़ी अच्छी थी, और अब ममता जी निकल गई तो आपने जो मतलब कभी कभी हम लोग पहले सुनते थे कि कांग्रेस के जमाने में कि साहब इसको तोड़ के मिला रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, तो वो तो मान लीजिए खुदरा विक्रेता थे, ये तो एकदम मल्टीनेशनल थोक विक्रेता होता है और थोक खरीदार होता है। मगर मुझको बंगाल से ये उम्मीद है, बंगाल पे पूरे देश की नहीं दुनिया की भी निगाहें टिकी हुई हैं कि साहब ये एक रास्ता दिखाएगा, और मुझको लगता है कि ब्रेक लगेगा जरूर। और अभी तक जो आ रहा, अब आप भले सब कुछ अदल बदल में किस चीज का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, आप तो हर चीज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये तो सार्वजनिक हो गया ना भैया कि साहब एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के कार में ईवीएम मशीन मिलती है, अब इसको क्या कहा जाए। चलिए तो ये और एक बार अभी कोरोना का असर है, और कोरोना जिस तरह से फैल रहा है तो हमको लगता नहीं है कि सरकार को विपक्ष का भी साथ लेना चाहिए और विपक्ष को भी इस तरह के आपदा में लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। ये क्या लगता है? विपक्ष हमेशा कोई भी इस तरह का राष्ट्रीय मुद्दा
उठा है या बना है तो उसमें पीछे नहीं रही है, और राष्ट्र हित में जो एक राष्ट्रीय आवाज होनी चाहिए उसमें अपनी आवाज उठाने में, मिलाने में पीछे नहीं रहा। भैया अब आप यही समझिए ना कि जब कोरोना में का शुरुआत हुआ तो विपक्ष ने तो नहीं कोई कहा कि साहब तबलीग जमात वाला ने जो है कोरोना फैला दिया। ये तो जिन लोगों ने कहा उसके बारे में भी जानना। अब उस टाइम में जो है तबलीग जमात ऐसा घृणा और नफरत का माहौल एक महामारी में एक पॉलिटिकल पार्टी जो संविधान में यकीन करती है उसने बना दिया था कि शायद भागलपुर में भी देखा होगा आप लोगों ने, हमारे दोस्तों ने कहा कि अब जानते हैं हमारे यहाँ ठेला पर जो सब्जी बेचने के लिए आता है तो वो अपने ठेले पे गेरुआ ध्वज लगा लिया है कि साहब इसको सब्जी बेच रहा हिंदू बेच रहा, कोई मुसलमान नहीं बेच रहा। फल बेचने वाला जो है मुस्लिम है, उससे आप उस जमाने में फल नहीं लेते, ये दुर्भावना। तो अब बता रहे कि सरकार सबकी है, नागरिक सबके लिए, सरकार के लिए एक नजर से देखना चाहिए उसको। और अगर कोई आदमी इस तरह का नफरत का, घृणा का, द्वेष का माहौल पैदा करता है और सरकार उसको चेक करने के बजाय उसको प्रोत्साहित करती है तो क्या कहा जाए, क्या अपेक्षा किया जाए। मगर जहां तक कोरोना का सवाल है, लोग जागरूक हुए हैं और बहुत लोग जागरूक नहीं हुए। तो किसी भी तरह की महामारी में सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए, अपने भी बचना चाहिए, बगल के पड़ोसी को भी बचाना चाहिए और एक दूसरे को मदद करना चाहिए महामारी, ना कि एक दूसरे को जो है टारगेट करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी और हम कामना करते हैं कि कोरोना से हमारा देश, हमारा राज्य शीघ्र मुक्त हो और हम सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। नमस्कार, प्रणाम।